सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ। ये जो टॉपिक है ये एमए फाइनल और बीए सेकेंड ईयर में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही है। इसके अलावा जो विद्यार्थी जिनको जीके क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है कि सुप्रीम कोर्ट से कई क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं जीके वाले पोर्शन में। तो आइए बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। जैसा कि आपको विदित है, भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी बड़ा क्षेत्राधिकार देता है। खूब सारे काम सर्वोच्च न्यायालय करता है, जैसे हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 131 के तहत ये आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटान करता है। अपील की भी सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में, 133 के तहत सिविल मामलों में, अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में और अनुच्छेद 136 में विशेष इजाज़त से ये अपील जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति देता है कि वह खुद के निर्णय को, पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल सके, उसका अवलोकन कर सके। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है अगर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय का काम भी करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए फैसले हैं वो पूरे भारत में लागू होंगे, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और वो साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 141 के तहत इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होते हैं। इसको न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13 के तहत प्राप्त है। तो आइए एक एक कर चर्चा करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है और ये एब्सोल्यूट है कुछ मामलों में, यानी कोई दूसरा न्यायालय उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। यानी उन मामलों की सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। कोई हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट उन मामलों को नहीं सुन सकता। वो उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी दो प्रकार का है, एक तो एब्सोल्यूट यानी आत्यंतिक, दूसरा है समवर्ती। एब्सोल्यूट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? इसके तहत वो मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है। यानी ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, दूसरा कोई कोर्ट नहीं कर सकता देश में? वो है भारत सरकार के और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, या फिर ऐसे विवाद जहां केंद्र सरकार और कुछ राज्य एक तरफ है और कुछ राज्य दूसरी तरफ हैं, या दो से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, तो उनके सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, कोई दूसरा उच्च न्यायालय नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि राज्यों और केंद्र के मध्य विवाद या राज्यों के आपसी विवाद के इन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय तभी सुनवाई करता है जब उसमें तथ्य या विधि का कोई प्रश्न नहीं हो। राजनीतिक मामले जो होते हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो होते हैं, उनको उच्चतम न्यायालय सीधे सुनवाई नहीं करता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है अनुच्छेद 131 के तहत कि संविधान लागू होने से पहले जो संधि, समझौते या करार किए गए थे, उनको लेकर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उन मामलों में प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि संविधान लागू होने से पहले किया गया कोई संधि, समझौता या करार है और राष्ट्रपति यदि परामर्श मांगता है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों में परामर्श देना पड़ेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति परामर्श नहीं मांगता तो सर्वोच्च न्यायालय सीधा उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन बात करें, आता है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो हैं कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। इसमें मूल अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित मामले आते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी उस सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी मूल अधिकारों के अतिक्रमण के मामलों की सीधी सुनवाई करने का अधिकार है। यानी ये जो मूल अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार है, ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों का समवर्ती है, साझा है। ऐसे मामलों में उच्च और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि उसे बंदी बनाए जाए और कारणों पर विचार कर सके। परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं यदि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे। प्रतिषेध और उत्प्रेषण लेख एक साथ जारी होते हैं। ये ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को जारी करता है। जैसे उच्च न्यायालय जो है जिला और सत्र न्यायालय को जारी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी कर सकता है कि आप इस प्रतिषेध का मतलब है आप इस मामले में कार्रवाई मत कीजिए। दूसरा, इस मामले को निपटाने के लिए हमारे पास भेजिए, उत्प्रेषण कीजिए। 5वां, अधिकार परीक्षा, यदि कोई ऐसे पद पे कार्य करता है जिस पर कार्य करने का उसे हक नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उससे पूछ सकता है किस अधिकार के तहत आप ये कार्य कर रहे हैं। तो ये अपन ने देखा कि इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 2 प्रकार का है। एक तो आत्यांतिक एब्सोल्यूट, जिसमें केंद्र और राज्यों के विवाद संबंधी मामले आते हैं, और दूसरा है समवर्ती, जिसको ये उच्च न्यायालय के साथ साझा करता है। अब बात करते हैं एपीलेट ज्यूरिडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार की। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। अब मैंने आपको बताया कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में भी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन वो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि संघीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो सर्वोच्च न्यायालय है ये सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि अपील का अंतिम न्यायालय है। इससे बड़ा देश में कोई दूसरा न्यायालय नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये 4 प्रकार के मामलों में अपील होती है। पहली है संवैधानिक मामलों में अपील, ये अनुच्छेद 132 के तहत है। जब उच्च न्यायालय किसी मामले में ये प्रमाण पत्र देता है कि इस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस मामले की में अपील सुन सकता है। यानी संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण दे। यदि मान लो उच्च न्यायालय प्रमाण नहीं देता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि मामला सुनने योग्य है, तो अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाज़त से अपील दे सकता है। विशेष इजाज़त से अपील के मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, उस अपील की सुनवाई करता है, तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, कम से कम 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ होनी चाहिए। सिविल मामलों में अपील की अपन बात करें, सिविल मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जब उस सिविल मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। दूसरा, उच्च न्यायालय को ये लगता हो कि इस प्रश्न का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को करना चाहिए, वो ऐसा प्रमाण पत्र देता है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहले जो मामला था वो ये था कि केवल 20,000 रुपये से अधिक की संपत्ति के मामलों में ही सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी। लेकिन 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा संपत्ति की सीमा को समाप्त कर दिया गया। यानी मामला चाहे 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, उसको उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के योग्य है, इसमें विधि और तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है। इसके अलावा आपराधिक मामलों में अपील की अपन बात करें, आपराधिक मामलों में भी अपील की जा सकती है अनुच्छेद 134 के तहत। जब कौन कौन से मामलों में अपील हो सकती है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध? जब उच्च न्यायालय ने अपनी लोअर कोर्ट के दोष मुक्ति का जो आदेश था उसको उलट दिया गया हो और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, या उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगवाया, उत्प्रेषण करवाया मामले का, उसके बाद में अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए मृत्युदंड दे दिया और उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है तो चाहे उच्च न्यायालय प्रमाणित करे या ना करे, सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है। यानी उच्च न्यायालय प्रमाणित नहीं करके दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के सुनने के योग्य है और व्यक्ति को उच्च न्यायालय मृत्युदंड दे दे, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बिना प्रमाण पत्र के। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 136 के तहत। विशेष इजाज़त से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान है। अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार देता है।
ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन से दी गई थी। विशेष इजाज़त से अपील के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को, चाहे मामला सिविल हो, चाहे आपराधिक हो, चाहे संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ हो, और चाहे उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हो या किसी प्राधिकरण ने दिया हो, जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सिविल सेवा प्राधिकरण है, कोई आयोग है, कोई अथॉरिटी है, जैसे जल प्राधिकरण है, उसका फैसला है। तो कहने का मेरा मतलब किसी भी प्राधिकरण के द्वारा कोई फैसला दिया गया है, किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई फैसला दिया गया है, तो चाहे मामला कैसा भी क्यों न हो, उसके फैसले के विरुद्ध, उसके दंडादेश के विरुद्ध, उसकी डिक्री के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मामले में विशेष इजाज़त से अपील की सुनवाई की इजाज़त दे सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सशस्त्र बलों से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें विशेष इजाज़त से अपील नहीं दी जा सकती। यानी अगर किसी कोर्ट ने कोर्ट मार्शल कर दिया किसी आदमी का, तो उसमें SLP जो है ये नहीं दे सकता। यानी कोई व्यक्ति चला जाए तो विशेष इजाज़त से अपील जो है सशस्त्र बलों से जुड़े हुए मामलों में दिए गए न्यायालय के द्वारा जो फैसले होते हैं, सशस्त्र बलों के जो कोर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई डिसीजन दिया जाता है, जैसे कोर्ट मार्शल कर दिया, तो उस मामलों में विशेष इजाज़त से अपील नहीं दी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, SLP स्वीकृत नहीं की जा सकती सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन करेंगे। इस असाइनमेंट को आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर भेज सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।